हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 5 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो अपॉइंटमेंट से संबंधित है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। किसको नियुक्त किया गया है? तो चंचल कुमार। श्री चंचल कुमार बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे संजय जाजू का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले संजय जाजू इस पद पर थे, जिनके स्थान पे अब श्री चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश में मीडिया प्रसारण और डिजिटल संचार को विनियमित करने में अहम भूमिका निभाता है। तो उसके नए सचिव नियुक्त हुए हैं चंचल कुमार। नेक्स्ट टॉपिक भी अपॉइंटमेंट ही कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को देश की पहली डिजिटल जनगणना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। सुदर्शन पटनायक जो है वो उड़ीसा के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार हैं, जिन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उनको जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इनका नाम ध्यान में रखिएगा आप लोग। जनगणना 2027 के पहले चरण की भी शुरुआत हो गई है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसका पहला चरण होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। अब इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंद से संबंधित है। तो बोधना शिवानंद ने ब्रिटेन में एक नया इतिहास रचा है। क्या इतिहास रचा है? तो अप्रैल 2026 की फाइट रैंकिंग सूची के अनुसार वह 2366 रेटिंग के साथ ब्रिटेन की शीर्ष महिला खिलाड़ी बन गई हैं और इसके साथ ही उन्होंने विश्व महिला शतरंज रैंकिंग में 72वां स्थान हासिल किया है। बोधना का शतरंज करियर जो है वो मात्र 5 वर्ष की आयु से शुरू हो गया था, जब कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ मौजूद शतरंज बोर्ड से खेलना शुरू किया था। उसी समय से इनका शतरंज का कैरियर शुरू हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्नोई उल्लू से संबंधित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाल ही में स्नोई उल्लू को संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन यानी कि CMS के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है। स्नोई उल्लू जो है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सुबो स्कैंडिएकस। ये एक बड़ा और आकर्षक सफ़ेद रंग का पक्षी होता है जो उल्लू परिवार से संबंधित है और ये मुख्य रूप से आर्कटिक के टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ विशाल खुले और पेड़ रहित क्षेत्र होते हैं। प्रवास या सर्दियों के दौरान ये तटीय रेत के टीलों, घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और कृषि भूमि जैसे विविध आवासों में भी देखे जाते हैं और ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी होते हैं। अन्य अधिकांश उल्लुओं के विपरीत स्नोई उल्लू जो हैं ये दिन और रात दोनों समय सक्रिय होते हैं। जनरली आप सुने होंगे कि उल्लू रात के समय सक्रिय होते हैं, लेकिन जो ये स्नोई उल्लू हैं वो दिन और रात दोनों के समय सक्रिय होते हैं और इनको IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इनको अभी वर्तमान में क्या खतरे हैं जिसके कारण ये CMS के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन, आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव, शिकार की उपलब्धता में कमी और मानव गतिविधियों से उत्पन्न आवासीय व्यवधान, इन सभी खतरों के कारण उनको इस श्रेणी में संरक्षण दिया गया है। और CMS के अंतर्गत संरक्षण मिलने से विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और इसके प्रवासी मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये स्नोई उल्लू से संबंधित टॉपिक था। इसको CMS के तहत अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक केंद्र सरकार के एक निर्णय से संबंधित है। तो केंद्र सरकार ने UGC की सलाह पर NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है।
इससे अब एनसीईआरटी को विश्वविद्यालय के रूप में काम करने की आज़ादी मिलेगी। एनसीईआरटी ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए आवेदन किया था और इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है जिसमें यूजीसी कई खंडों पे इसकी जांच करती है। इसके बहुत कड़े मानदंड होते हैं जिस पे उस यूनिवर्सिटी को खरा उतरना होता है, उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। तो एनसीईआरटी इतने सारे जांच को पार करने के बाद उसमें से खरी उतरी है और जिसके बाद यूजीसी ने केंद्र सरकार को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए सिफारिश की थी। तो सरकार ने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दिया है। क्या शर्तें हैं? तो संस्थान अपनी संपत्ति या फंड बिना सरकार और यूजीसी की अनुमति के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। साथ ही वो किसी भी तरह की मुनाफा कमाने वाली गतिविधि में भी शामिल नहीं होगा। एनसीईआरटी को अपने सभी कोर्स यूजीसी और अन्य संस्थानों के नियमों के अनुसार ही चलाने होंगे। वो अपना कोई कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता है। छात्रों के एडमिशन, सीटों की संख्या और फीस से जुड़े भी सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का तो दर्जा मिला है, लेकिन इन सारी शर्तों के साथ जनरली डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसा संस्थान होता है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत किसी खास विषय में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और उसको ये सारी स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जैसे वो अपना फ़ी अपने से डिसाइड कर सकता है या फिर कोर्स डिसाइड कर सकता है, अपने से कोई भी कोर्स डिसाइड कर सकता है, एडमिशन से संबंधित नियम बना सकता है। लेकिन एनसीईआरटी को ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इन सभी शर्तों के बिना पे ही इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये भी यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगा, बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ये भी डिग्री दे सकता है, लेकिन ये सारी जो शर्तें लिखी गई हैं इन शर्तों के पालन करने के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मिशन मित्र से संबंधित है। तो ये गगनयान मिशन से संबंधित एक मिशन है जिसको भारत लद्दाख में कठिन परिस्थितियों में एक प्रयोग के रूप में लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो इसरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य मिशन के सदस्यों की शारीरिक सहन शक्ति, टीम वर्क और मानसिक मजबूती का परीक्षण करना है। इस कार्यक्रम का संचालन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा विभिन्न शोध टीमों और विशेषज्ञों के सहयोग से किया जा रहा है। इस मिशन में वही 4 अंतरिक्ष यात्री हिस्सा लेंगे जिन्होंने लेह में जाकर वहां के वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे पहले लेह में भी ऐसा प्रयोग किया गया था जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने वो प्रक्रिया पूरी की थी और वही अंतरिक्ष यात्री इसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। मिशन मित्र का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इसे पृथ्वी पर ही अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है मिशन मित्र को, ताकि उस अंतरिक्ष में जाने के पहले ही अंतरिक्ष यात्री उसका अनुभव कर सकें और जो भी चुनौतियां हो सकती हैं अंतरिक्ष में उनका भी अनुभव कर सके और उनसे निपटने के लिए उन जटिलताओं से निपटने के लिए उसके समाधान ढूंढे जा सके। गगनयान मिशन क्या है? तो ये भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 3 सदस्यीय भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के दल को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना और वहाँ से सुरक्षित वापस लाना है। तो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2027 में लॉन्च करने की उम्मीद है। देखिए, लक्ष्य तो 2027 का ही रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों से संबंधित है। तो इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में उभरा है। भारत ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ी है और ये क्षमता मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा द्वारा संचालित है।
तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2025 में भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 250.5 गीगावाट है, जो वर्ष 2023 में 175.9 गीगावाट थी। और वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा क्षमता में 37 गीगावाट की वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही सौर ऊर्जा के विस्तार के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। वर्ष 2025 में पवन ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, तो 6.3 गीगावाट। वहीं जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन भी 2024 के 52 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2025 में 56 गीगावाट हो गया है। अगर बात करें पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज क्षमता की, तो वो भी 4.7 गीगावाट से बढ़कर 7.2 गीगावाट हो गया है। तो ये भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में माना जाए तो ये विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।